नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मैं पिछले 2-3 दिनों से उत्तराखंड में हूँ और मैं अपने गांव और उसके आसपास घूमा हूँ। इन 2 दिनों में जो देखने को मिला उससे बड़ी निराशा हुई। निराशा शायद इसलिए कि हमारी जो पॉलिटिकल विल है और हमारे यहाँ राज्य बनने के बाद लगभग 22 साल हो गए हैं, 23 साल होने वाले हैं उत्तराखंड के बने हुए, और हमने आज तक इस राज्य को, जो एक नवोदित राज्य था, इसको इस लायक नहीं बनाया कि यहाँ बच्चे यहीं रुक सकें, यहीं पढ़ लिख सकें, यहीं उनके हायर एजुकेशन हो और कुछ रोज़गार मिल सके। सब तो संभव नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी रोज़गार हो सके। तो यहाँ मैंने जो देखा, एक तो जो गांव हैं वो वीरान होते चले जा रहे हैं। लोग रोज़गार की तलाश में या उच्च शिक्षा के लिए घर छोड़ रहे हैं। अक्सर मैंने देखा है, जहाँ जहाँ मैं जिन घरों में गया हूँ, जहाँ मैं बचपन में जाता था और जहाँ बड़ी रौनक होती थी, वहाँ ताले लगे हुए हैं और घर टूट रहे हैं। अगर पहले एक संयुक्त घर था, वो 2 भाई अगर हैं, एक भाई शिफ्ट कर गया है, पलायन कर गया है, तो उसके हिस्से का घर टूट गया और उसका जो दूसरा भाई यहाँ पहाड़ में ही रह गया, वो उसका अपने हिस्से का घर बचा हुआ है। आधा घर टूटा हुआ है, आधा बचा हुआ है। और बहुत सारे घर ऐसे भी जिनको कोई देखने वाला नहीं था, तो इसलिए वो टूट गए। एक यहाँ जो सामान्य बातचीत में पता लगी कि जैसे मेरे गांव और उसके आसपास के 26 बच्चे ऐसे जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है और उनकी शादियां नहीं हो रही क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं मिला है। स्वाभाविक सी बात है, अगर रोज़गार नहीं मिला तो कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा। तो रोज़गार क्यों नहीं मिला है? हमने क्यों इस राज्य को इस लायक नहीं बनाया कि लोगों को रोज़गार मिल सके? मित्रों, यहाँ पे सामान्य तौर पर जैसे हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ हमारी स्कूलिंग थी, एक ही स्कूल था, सरकारी स्कूल था, और सारे लोग 4-5 गाँवों के लोग एक ही स्कूल पढ़ने आते थे। खूब रौनक रहती थी, खूब पढ़ाई होती थी, टीचर भी 3-4 होते थे, खूब पिटाई भी होती थी, पढ़ाई भी खूब होती थी। लेकिन अभी सरकारी स्कूल खुल गए, 1-2 निजी स्कूल भी हैं और सरस्वती विद्या मंदिर भी खुली है, शिशु विद्या मंदिर। बच्चे बंट गए हैं और जो सरकारी स्कूल है उसमें सिर्फ वो बच्चे बचे हैं जो मिड डे मील खाने के लिए आते हैं। यानी उनकी प्रॉब्लम दूसरी है, उनकी प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रॉब्लम है कि बच्चों को भोजन कैसे मिले। तो बच्चों को भोजन देने के लिए मिड डे मील में भेज देते हैं और वो खाना खा के फिर चले जाते हैं। यानी एक स्कूल, जो मेरा स्कूल था, जहाँ कभी 50-60 बच्चे हुआ करते थे, आज वहाँ 4 बच्चे हैं। ऐसे लगभग सभी स्कूलों की यही हालत है, सरकारी स्कूलों की। तो एक क्लास भी हो गई है, ये क्लास अमीरों की है। अमीर मतलब कि मिडिल क्लास, जो अफोर्ड कर सकता है निजी स्कूलों में, और एक क्लास वो है जो बहुत गरीब है, जो अपना घर का खाना तक उससे नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली में भी यही है, दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी यही हो रहा है। जो झुग्गी बस्ती, अनऑथराइज कॉलोनी है, ऐसे लोग हैं, वो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं और बाकी बच्चे सब प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट हो गए हैं। तो उन लोगों के सामने भी वही प्रॉब्लम है कि उनको मिड डे मील देना है, वो मिड डे मील खाने आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वही हिसाब अब यहाँ इन पहाड़ों में भी हो गया है। यहाँ के बच्चों को चूँकि रोज़गार नहीं मिल रहा है, 2 क्लास है। एक क्लास वो है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक क्लास वो है जो अच्छे पढ़ लिख गए हैं। तो जो अच्छे पढ़ लिख गए वो बाहर चले गए, उन्होंने यहाँ से पलायन कर दिया। और जो कम पढ़ लिख रहे हैं, 7वीं 8वीं 10वीं किया, 12वीं किया और या प्राइवेट से फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए चूँकि दिल्ली में अगर वो नौकरी करने जाएंगे तो उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। आप जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें पता है कि 10-15 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। तो 10-15 हज़ार रुपये में कुछ ना वो अच्छा घर ले सकते हैं, ना अच्छा खाना खा सकते हैं। तो फिर उन्हें धक्के खा के वापस गाँव आना पड़ता है। और गाँव में चूँकि रोज़गार नहीं है तो वो यहाँ पर धक्का खाते हैं। यहाँ चूँकि बहुत सारे होटल खुल गए हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ठग गए, फर्जीवाड़ा करके, डरा के, धमका के उनकी ज़मीनें बाहर वालों ने खरीद ली हैं और होटल बना दिए हैं, और उन्हीं लोगों को उन होटलों में नौकर रख दिया है। यानी वो उनकी
जो मालिक हुआ करते थे वो वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं, क्योंकि संसाधन नहीं है और न उनको कोई समझाने वाला है। बल्कि हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं, लोकल डीलर हैं, वो बहुत चालाक हो गए हैं और वही दलाली कर रहे हैं, बाहर से लोगों को लेके आते हैं, मिलाते हैं एक दारू के बैग में, उन्हें पौवा पकड़ाया, नशा कराया और नशे के हालत में उनसे सब एक्सेप्ट करा लिया, साइन भी करवा लिए। जो संयुक्त परिवार है उनकी ज़मीन तक वो लोग खरीद ले रहे हैं। तो सड़क के आसपास सारे होटल बन गए हैं और यहाँ के लोग जिनकी वो ज़मीन थी वो उन होटलों में बर्तन मांज रहे हैं या चौकीदारी कर रहे हैं। और जानते हैं उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 6,000, यानी 10,000 दहाई का आंकड़ा नहीं है लोगों के पास। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो इसलिए उनका शादियाँ नहीं हो रही, और जब शादियाँ नहीं होंगी, नई फसल नहीं आएगी, नया सृजन नहीं होगा, तो गांव वीरान हो रहे हैं, सूखे हो रहे हैं, क्योंकि नए बच्चे होते हैं, नए बच्चों की किलकारियाँ होती हैं। तो एक जो समृद्धि का सर्किल होता है, एक चक्र होता है, वो इस गांव में नहीं चल रहा है। और ऐसे तमाम गांव में, उत्तराखंड के ऐसे गांव में ये स्थिति है। रोज़गार के लिए जो पॉलिसी बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही, केवल शहरों तक सीमित है। और वो बस इतना ही, कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, कोई भी सरकार रही हो, उनका मुख्य फोकस है पैसा एकत्रित करना और यहाँ पॉलिसियाँ शहरों के हिसाब से बनाना या दिल्ली के निर्देश पर बनाना। तो इसके कारण यहाँ पॉलिसियाँ, ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बन पा रही जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बनी थी या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए पॉलिसियाँ बनी हैं। टुकड़ों टुकड़ों में पॉलिसी बनती है। जैसे स्टे होम पॉलिसी बना गई, अब आई, कुछ लोगों को लोन मिल जाएगा, कुछ अपने घरों को कन्वर्ट कर देंगे, फिर कुछ दिन बाद वही हाल। तो एक परमानेंट पॉलिसी, ऐसे कोई विजनरी डिसीजन नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे जो एक साथ हज़ारों लोगों को रोज़गार देते, उसके आसपास रोज़गार खोले। जैसे कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री बने थे तो उन्होंने अपने यहाँ रेल के चक्के बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई। उस फैक्ट्री से सोचे अभी हज़ारों करोड़ रुपए का व्यापार होता है आसपास। उस फैक्ट्री के कारण आसपास रोज़गार खुलता है। कोई यूनिवर्सिटी खुल जाए, प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटी, तो उसके आसपास एक बाज़ार खड़ा हो जाता है। तो यानी आपको हिमाचल की तरह, जैसे हिमाचल में 2 जगह बद्दी है और एक और जगह है जहाँ दवाइयों की फैक्ट्री है और वहाँ या स्कूलिंग या वहाँ एजुकेशन हब है। तो चूँकि राज्य सरकार ने उनको बढ़ावा दिया, तो इसके कारण वहाँ सारी जो दवा बनाने वाली है, यानी फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है और राज्य सरकार को बहुत अच्छा राजस्व भी मिलता है। हालांकि राज्य सरकार ने उनको फैसिलिटी दी है, ज़मीन सब्सिडाइज रेट पर ज़मीन दी है उन्हें, लेकिन जब वो कमा कर दे रहे हैं तो राज्य का ही फ़ायदा उसमें हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो रहा हो या रोज़गार के रूप में हो रहा हो। लेकिन उत्तराखंड में अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। यानी 23 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, लेकिन बड़ा दुख है और बड़ा पीड़ा भी होती है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं, उन्हें रोज़गार नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। एक नाम के लिए जो एम्स ऋषिकेश है वो एक डिस्पेंसरी से ज़्यादा नहीं है। एक आदमी बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है, एक्सीडेंटल केस है, वो बाहर स्ट्रेचर पर लेट रखा है लेकिन अंदर उसको नहीं ले रहे। तो हॉस्पिटल के चक्कर में भी लोग बाहर जाते हैं या बिना इलाज के मर जाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना इलाज के मर रहे हैं। उनका इलाज जो झोला छाप डॉक्टर करते हैं या कोई सरकारी हॉस्पिटल गए तो वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बाज़ार में दुकानें खोली हुई हैं। तो अगर उनके निजी उनके नर्सिंग होम में चले जाएंगे तो वो आपको अच्छा इलाज कर देगा। अगर आप सरकारी में चले गए तो आपको पैरासीटामोल या ऐसे कुछ लिख के आपको निपटा देगा। तो एजुकेशन नहीं है यहाँ पे, हेल्थ नहीं है, नारेबाजी कुछ भी हो, कोई भी बातें करता रहो, लेकिन यहाँ एक बार आप पहाड़ आएँ तो आपको पीड़ा होगी कि क्या हमने ऐसे ही राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। ये
कुछ मैं आपको सामने सवाल छोड़ रहा हूँ जिस पे आपको विचार करने हैं कि क्या इस राज्य के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या उनको ऐसे इनके हाल पर छोड़ दें और सारे दिल्ली के या बाहर के लोग, पैसे वाले व्यापारी आए उनकी ज़मीन खरीद लें, गांव-गांव में वो लोग घुस जाएं, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ से तिब्बत और चीन का इलाका लगा हुआ है। क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? क्या हमें ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए कि जो यहाँ का रोज़गार सृजन करे? क्या यहाँ की जो 70% जो भूमि है वो जंगली है, यानी वन क्षेत्र है, तो 70% वन क्षेत्र है, तो क्या जो देश के लिए ऑक्सीजन बैंक है या पानी का स्टोरेज है, यहाँ हिमालय है, यहाँ ग्लेशियर है, गंगा यमुना यहीं से निकलती हैं, तो जो यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं वो मैदानों के लिए ही निकल रही हैं, मैदानों के लिए, प्यास बुझाने के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए। तो क्या यहाँ रॉयल्टी नहीं देनी चाहिए? क्या यहाँ पर्यावरण का जो शुल्क है वो क्या मैदानों के लोगों को लेकर इनको नहीं दिया जाना चाहिए उत्तराखंड? अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो उत्तराखंड में सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। कोई आपके विचार होंगे तो मुझे ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।